चलो, कहाँ खत्म किया आपने? यानी कि यूएसजी को मोस्ट ऑफ खत्म कर लिया। यूएसजी के क्या क्या यूज है वो सारा सब कुछ खत्म किया। कितने टाइप्स का होता है, कौन सा कब करते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं, कौन से वीक पे होता है, किसके लिए होता है, सारा सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज दी डिफेक्ट्स, जिसमें एनेंसेफेली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर आता है, जिसको मोस्ट कॉमनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले देख लीजिएगा ना, दिल छोटा कीजिए ना बातें बड़ी कीजिए, सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ, बस थोड़ी उम्मीद और थोड़ी कोशिश बड़ी कीजिए या कड़ी कीजिए या फिर कठिन परिश्रम कीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये आपके लिए इतने बड़े हैं आप कि इस चीज़ों की आपको ज़रूरत ना पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, आपको थोड़ा सा जगाने के लिए ऐसे कुछ शब्द बोल दिए जाते हैं। मेरे हिसाब से आप खुद ही जब घर से निकल चुके हो तो माँ बाप से इतने मोटिवेट होकर के यहाँ पर आए होंगे कि आपके लिए ये सारी चीज़ें छोटी लगने लगेंगी। आगे वो समझ में? तो यानी कि इतना कठिन परिश्रम कीजिए अपने आप में, इतने जिद्दी बन जाइए कि चीज़ों को क्या करना है, फटाफट से क्लियर करना है, फटाफट से नर्सिंग ऑफिसर बन करके जाना है। कहाँ जाना है? एम्स के अंदर, पीजीआई के अंदर, जीएमसी, जो आपका ड्रीम है उस जगह पर पहुँचना है। क्लियर है? देखिए स्टार्ट करते हैं। किसकी बात करेंगे? एनेंसेफेली की। किसकी बात करेंगे? एनेंसेफेली। एनेंसेफेली होता है एब्सेंट ऑफ वॉल्ट। वॉल्ट मतलब वो नट वोल्ट वाला नहीं, हमारा वॉल्ट। यानी कि अगर एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, कौन सा? एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एनेंसेफेली बोलते हैं। दिस इज दी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। और ये आपको अच्छे से पता है, ये किसकी वजह से मिलता है? डिक्रीज फॉलिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से मिलता है? डिक्रीज फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा कंफर्म नहीं है किसी की वजह से होता है, लेकिन एक कॉज माना है। इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या देते हैं प्रेगनेंसी के अंदर? फॉलिक एसिड देते हैं। ये सारी चीजें क्लियर है। अब देखिएगा एब्सेंट ऑफ वॉल्ट होगा, तो एब्सेंट ऑफ वॉल्ट में क्या कहानी होती है? मैंने आपको बताया था कि जब एब्सेंट ऑफ वॉल्ट होगा तो एडिनल ग्लैंड की क्या होती है? हाइपोट्रोफी हो जाती है। क्या हो जाती है? हाइपोट्रोफी। मतलब इसका भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। इसका क्या नहीं होता? प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। जब इसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता तो आपको पता है क्या नहीं आता यहां से? DHEA याद आ रहा है कुछ? यानी कि प्रीकर्सर ऑफ एस्ट्रोजन। वेरी गुड। जब प्रीकर्सर ऑफ एस्ट्रोजन नहीं आएगा तो इसका मतलब एस्ट्रोजन नहीं होगा। जब एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा। आगे समझ में? तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है, इनिशिएट करवाता है किसको? लेबर को। आगे समझ में? तो इसका मतलब ये लेबर को करवाएगा क्या? इनिशिएट। तो डिलीवरी होगी क्या? नहीं होगी। तो फिर क्या हो जाएगी? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसका मतलब है DHE नहीं आएगा एडिनल ग्लैंड से, तो इसकी वजह से क्या होगा? फीटस की एडिनल ग्लैंड है। किसकी है ये? फीटस की। एब्सेंट ऑफ वॉल्ट किसका है? फीटस का है, मदर का नहीं है। आगे समझ में? तो इसकी वजह से पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। किसकी वजह से? एनेंसेफेली की वजह से। किसकी वजह से? एनेंसेफेली की वजह से। एक तो ये बात है। दूसरा देखिए, जो एनेंसेफेली होता है, आगे समझ में? तो एनेंसेफेली मतलब CSF लीकेज हो जाता है। क्या हो जाता है? CSF। क्योंकि ये वॉल्ट किसको कवर करता है? CSF को कवर करके रखता है। तो इसका मतलब CSF लीकेज होगा यहाँ से। क्या होगा? CSF लीकेज होगा। जब ये लीकेज होगा तो कहां पर आएगा? ये एमनियोटिक फ्लूइड में आएगा। किस में आएगा? ये एमनियोटिक फ्लूइड में आएगा। तो इसका मतलब ये कॉज कर देगा क्या? पॉलीहाइड्रोमिनोस कॉज कर देगा। क्या कर देगा? पॉलीहाइड्रोमिनोस कॉज कर देगा। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब एनेंसेफेली इज द मोस्ट कॉमन कॉज, दैट इज द पॉलीहाइड्रोमिनोस। क्या हो जाता है? पॉलीहाइड्रोमिनोस। और जब पॉलीहाइड्रोमिनोस हो जाएगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा? यहाँ पर ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगी। किसकी? एब्डोमेन की, यूट्रस की। तो आपको अच्छे से पता है, जब हमने पॉलीहाइड्रोमिनस पढ़ा था वहां पर कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी थी किसकी? पॉलीहाइड्रोमिनस और ओलिगोहाइड्रोमिनस। तो इसका मतलब ओलिगोहाइड्रो ओवर स्ट्रेचिंग करेगा तो क्या करा देता है? ये प्री टर्म डिलीवरी। क्या करा देता है? प्री टर्म डिलीवरी। करा रहा था कि नहीं करा रहा था? आगे समझ में?
प्रोम करा रहा था, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्या हो रहा था? प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये सारी चीजें होंगी, तो इसका मतलब देखिए ये प्री टर्म डिलीवरी भी कराता है, पोस्ट टर्म डिलीवरी भी करा रहा है कि नहीं करा है? तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी होगा जब क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड में कुछ डिफेक्ट आएगा, इसकी वजह से कॉमनली आता है, लेकिन डिफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ क्या होगा, लीकेज होगा, तो पॉलीआइडोमिनस होगा, पॉलीआइडोमिनस होगा तो ओवर स्ट्रेचिंग होने की वजह से प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी और प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। किसकी वजह से मिलता है ये सब? एनेंसेफेली की वजह से। किसकी वजह से? एनेंसेफेली की वजह से। क्लियर है? अब देखिएगा एनेंसेफेली को कैसे डायग्नोस करोगे। डायग्नोसिस करोगे तो कैसे करोगे? यूएसजी के द्वारा। और भी कुछ है? दो तरीके से इसको डायग्नोस करते हैं। एक तो किससे? बायोमार्कर से। किससे करते हैं? बायो केमिकल मार्कर्स, दैट इज दी अल्फा फीटोप्रोटीन, और दूसरा होता है दैट इज दी यूएसजी। क्या होता है? यूएसजी। क्लियर है? दिस इज दी ओल्ड कंसेप्ट। कौन सा है ये? ओल्ड कंसेप्ट, और दिस इज दी न्यू कंसेप्ट। आ गया समझ में? तो अगर अब आपसे कोई पूछता है तो आपने क्या बताना है? यूएसजी बताना है। दैट इज द मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। किसका? एनेंसेफेली का। लेकिन ठीक है, इसकी बात करते हैं तो इसको देख लेते हैं, इसको क्यों ओल्ड कर दिया, इसको क्यों न्यू कर दिया, तो देख लेते हैं। यानी अल्फा फीटोप्रोटीन क्या होता है? ये अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन है, केमिकल मार्कर है, बायोकेमिकल है। तो इसका मतलब है ये कहां से रिलीज होता है? फीटस से। तो फीटस से सबसे फर्स्ट कहां से आता है? ये यॉर्क सेक्स से आएगा। सेकंड में कहां से आता है? फिर ये लीवर से आता है। कहां से आता है? लीवर से। क्लियर होगी बात समझ में? तो देखिएगा यॉर्क सेक्स और लीवर से ये कहां पहुंचता है? यूरिन में। किसमें पहुंचता है? फीटस की यूरिन में। फीटल यूरिन से कहां पहुंचेगा? ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, क्योंकि आपको पता है एमनियोटिक फ्लूइड का मोस्ट कंट्रीब्यूटर कौन होता है? यूरिन होता है। तो कहां पहुंचेगा फिर एमनियोटिक फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड से कहां पहुंचेगा? ये प्लेसेंटा में। किसमें पहुंचेगा? प्लेसेंटा में। और प्लेसेंटा से कहां पहुंच जाएगा? ये क्रॉस करके मैटरनल ब्लड में। किसमें पहुंच जाएगा? मैटरनल ब्लड में। और मैटरनल ब्लड से क्या लेंगे? फिर सैंपल लेंगे। क्या लेंगे? सैंपल। और इसकी क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। आगे समझ में? जब इसकी स्टडी करेंगे तो दो कंडीशन होंगी, या तो नॉर्मल से कम या नॉर्मल से ज्यादा। तो इसका मतलब नॉर्मल लेवल कितना होता है इसका? 2.5 होता है। कितना होता है? 2.5। अगर 2.5 से ज्यादा हो गया, मोर देन 2.5, अब इसकी यूनिट क्या होती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। MOM। MOM मतलब MOM क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। क्या होती है? ये नैनोग्राम में मेजर करते थे इसको, लेकिन नैनोग्राम को यूनिट नहीं माना जाता है इसका। आगे समझ में? इसका यूनिट किसको माना जाता है? MOM का। या तो 2.5 से ज्यादा होगा या फिर लेस देन 2.5 MOM होगा। क्लियर है? ठीक है, यानी कि अब अगर ये क्या है? इससे कम है, तो इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मल कंडीशन है। मतलब इसका सीक्रेशन यॉर्क से क्या लिवर से नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि जब पेशेंट को क्या होगा? स्पाइना बाइफिडा होगा, या फिर एनेंसेफेली होगा, आगे समझ में, या फिर क्या होगा? डाउन सिंड्रोम होगा। तो इसका मतलब लेवल क्या होगा? इनका इंक्रीज्ड होगा। क्या होगा? इंक्रीज्ड होगा। आगे समझ में? तो अब इंक्रीज्ड होगा तो इसका मतलब क्या है? ये डिफेक्ट है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब इंक्रीज नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है? ये डिफेक्ट देखने को नहीं मिलता। आगे समझ में? तो इसका मतलब मोर देन 2.5 मिल रहा है तो पेशेंट बच्चे को क्या है? न्यूरल डिफेक्ट है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसे और भी कई कॉज हैं जिनके अंदर क्या हो जाता है? अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज हो जाता है। आगे समझ में? इसकी वजह से इसको मोस्ट कंफर्मेटरी नहीं मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। किसका? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का। आगे समझ में? तो 2.5 MOM। MOM मतलब नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। फिर मल्टीपल ऑफ मेरिडियन।
आगे बात समझ में? मल्टीपल ऑफ मेरिडियन। ये पता चल गया आपको? यहाँ से क्या होगा? कन्फर्म हो जाएगा। कन्फर्म नहीं होगा क्योंकि और भी कई केस है, वैसे तो कन्फर्म हो जाता है, मान लेते हैं बायोकेमिकल मार्कर, लेकिन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको कहाँ से लिया जाए सैंपल को? मेटरनल ब्लड से। मेटरनल ब्लड के अलावा देखिए कहाँ से लिया जाए इसको? एमनियोटिक फ्लूइड से लेंगे। कहाँ से लेंगे? एमनियोटिक फ्लूइड से, या फिर किससे लेंगे? यॉल्क सैक से। कहाँ जाएगा ये? फीटस के ब्लड में होगा कि नहीं? लिवर से, उसके बाद में यूरिन में आएगा। तो इसका मतलब फीटस के ब्लड का सैंपल लिया जाए या फिर अम्लाइकल कोर्स से सैंपल को लिया जाए। आगे सच में तब भी क्या होता है, इसको असेसमेंट किया जा सकता है। क्लियर होगी बात समझ में? तो देखिएगा ये सारी चीज़ों से क्या होता है? कन्फर्म होता है, पता चलता है। अब देखिएगा जब आप फिटस से लेंगे, आया समझ में? तो फिटस से जब लेंगे तो हो सकता है कि फिटस के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, आप एमनियोटिक फ्लूइड सैक को रप्चर कर रहे हैं, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए, तो डेंजरस कंडीशन है। तो ये डेंजरस कंडीशन है, इसका मतलब है मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है। किसकी? फिटस की। इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन सेफ क्या है? यूएसजी, उसमें कोई मोर्टेलिटी रेट नहीं है, सेफ डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो फिर किससे चेक करेंगे? यूएसजी से। और यूएसजी से चेक करेंगे तो एनेंसेफेली में फिर क्या मिलेगा? अभी देखा, एब्सेंट ऑफ बॉल्ट मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा यूएसजी के अंदर? भूल गए? फ्रॉग आइज और मिक्की माउस मिलेगा। फ्रॉग आइज और मिक्की माउस मिलेगा। तो फिर आप समझ जाएंगे क्या हुआ है? एनेंसेफेली हुआ है। क्या हुआ है? एनेंसेफेली। क्लियर है? तो दिस इज दी यूएसजी डायग्नोसिस ऑफ दी एनेंसेफेली। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? अब एक और क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज दी एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन की बात करेंगे। जब अल्फा फीटोप्रोटीन की बात करेंगे तो सैंपल कब लिया जाता है? आफ्टर 15 वीक्स। कब लेते हैं? आफ्टर 15 वीक्स। लेकिन मोस्ट कॉमन टाइम होता है दैट इज दी 16 to 18 वीक्स। आगे से इस चीज को याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। सैंपल कब कलेक्ट किया जाता है? और मैटरनल से ब्लड से पता करने के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन को, तो वो होगा आफ्टर 15 वीक्स। या तो ये ऑप्शन में होगा, या फिर मोस्ट कंफर्मेशन टाइम है दैट इज दी 16 to 18 वीक्स होता है। कौन सा होता है? 16 to 18 वीक्स। ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको बताया था, मदर को अगर ओवेरियन कैंसर वगैरह कुछ हो रहा है, यूट्राइन कैंसर वगैरह हो रहा है, तब भी क्या होता है? ये इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए इसको इतना ज्यादा कंफर्मेटरी नहीं मानते। कंफर्मेटरी होगा यूएसजी से। यूएसजी डायरेक्ट बॉल्ट को दिखाएगा, डायरेक्ट साइन दिखाएंगे, तो इसलिए वो क्या होगा? डायरेक्ट जब फिटस से रिलेटेड होगा तो उसको क्या मानते हैं? अपन हमेशा कंफर्मेटरी मानते हैं। क्या मानते हैं? कंफर्मेटरी मानते हैं। क्लियर आ गई बात समझ में? इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट, किन किन कंडीशन के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज होता है, किन किन कंडीशन के अंदर डिक्रीज होता है। तो ये किस किस कंडीशन में इंक्रीज होगा और किस किस कंडीशन में डिक्रीज होगा। आगे समझ में? जब डिक्रीज की बात करेंगे तो हमें, आपको पता है पैसे से किसी भी चीज को घटाया जा सकता है या फिर बढ़ाया जा सकता है। तो पैसे को क्या बोलते हैं? फिर दाम। दाम दो और काम लो। आगे समझ में? तो इसका मतलब दाम देंगे तो फिर क्या करेंगे? काम लेंगे, मतलब चीज को कम करवा देंगे। तो इसका मतलब देख लीजिए, डी से हो गया डाउन सिंड्रोम। क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम। ए से हो गया अबॉर्शन। एनेंसेफेली में तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। थर्ड पे एम से हो गया नेक्स्ट, दैट इज दी मोलर प्रेगनेंसी। वेरी गुड। क्या होगा? मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी। आगे समझ में? और फोर्थ पे अगर देख सकते हैं इसको, तो एक को देख सकते हैं D2 हो जाएगा। फिर D2 हो जाएगा तो नेक्स्ट होगा GD, डायबिटीज मेलाइटस। ये ऐसे कर लो, GDAM, गिव दाम। ठीक है, यानी पैसे दो, गिव दाम। तो इसका मतलब है GDM। क्या हो गया? ये GDM।
गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस होगा तब क्या होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन डिक्रीज होगा। और क्या होगा, मोलर प्रेगनेंसी होगा तो डिक्रीज मिलेगा आपको, और अबॉर्शन होगा तो डिक्रीज होगा, डाउन सिंड्रोम होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये सारी कंडीशन में अल्फा फीटोप्रोटीन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा जो भी कंडीशन आएंगे उनमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे मोस्ट कॉमन तो क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, एनेंसेफेली, ये क्या होगा, या फिर स्पाइना बाइफिडा, दोनों ही मिले। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में दोनों ही एनेंसेफेली या फिर स्पाइना बाइफिडा, दोनों कंडीशन में क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट दैट इज दी सैक्रोकोक्सियल टेरेटोमा। सैक्रोकोक्सियल टेरेटोमा आगे समझ में, यानी सैक्रोकोक्स का क्या है, कोई डेवलपमेंट ना हो प्रॉपरली, आगे समझ में, उसके अंदर क्या है, कोई बोन का स्ट्रक्चर डिफेक्ट आ जाए तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो एक चीज को आप समझ रहे होंगे, सैक्रोकोक्सियम किसका है, स्पाइनल बाइफिडा, मतलब स्पाइनल कोड का ही है। ये भी किसका है, न्यूरल ट्यूब है। तो इसका मतलब न्यूरल ट्यूब में चाहे वो सैक्रोकोक्सियम है, आगे समझ में, या फिर एनेंसेफेली है, या फिर स्पाइना बाइफिडा, स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो जाए। उसके अलावा जो कंडीशन हो रही है उनमें क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। कितना सा है, तो इसका मतलब ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी होगा, स्पाइन से रिलेटेड होगा, वर्टिब्रल कॉलम से कुछ रिलेटेड चीजें आ रही है तो क्या होगा, ऐसा याद रखने का तरीका है, क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसका डाउन सिंड्रोम, अबॉर्शन है, मोलर प्रेगनेंसी है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस, इन सब में क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। कौन, अल्फा फीटोप्रोटीन। कब लेंगे इसका सैंपल, या तो 15 वीक के बाद ही लिया जाएगा, ये भी फिक्स है। और मोस्ट कॉमन कब लेंगे, 16 टू 18 वीक्स में लेंगे। किस में लेंगे, 16 टू 18 वीक्स में। ये क्या कर लिया हमने, डायग्नोसिस कर लिया। क्या कर लिया, डायग्नोसिस कर लिया, कौन कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होता है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज दी प्रिवेंशन ऑफ एनेंसेफेली। किसकी बात करेंगे, प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन ऑफ एनेंसेफेली। कैसे प्रिवेंट करेंगे, वही किससे, फॉलिक एसिड से। और फॉलिक एसिड कैसे देते हैं, वो सारा कहानी आपको अच्छे से आता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर आपसे, विच इज द बेस्ट बायोकेमिकल मार्कर ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। वेरी गुड। अभी देखते हैं, विच इज द बेस्ट, क्वेश्चन पूछा है तो कोई ना कोई बात होगी। विच इज द बेस्ट केमिकल मार्कर ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, कुछ लिख दो ऑप्शन में, अल्फा फीटो प्रोटीन ए, बी में हो गया सब आपका लिख देते हैं एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन। सी में देख देते हैं एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम। और डी में लिख देते हैं दैट इज दी इंक्रीज कैल्शियम लेवल। क्या होगा, एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन नहीं, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। क्या होता है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। यानी इसका लेवल अगर इंक्रीज हुआ है तो ये मोस्ट कॉमनली सिर्फ किसके इंक्रीज होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर होता है। ए बी अभी मैंने आपको बताया था, कई कंडीशन होती है जिनमें इंक्रीज हो जाता है, और देखा था आगे सच में सैक्रम का होगा, स्पाइना बाइफिडा का हो सकता है, दूसरा और भी कोई एनोमली हो सकती है स्पाइन की, उनके अंदर होगा। लेकिन सिर्फ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर जो इंक्रीज होगा वो क्या होता है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज होता है। कौन सा होता है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज होता है। तो इसलिए इसको क्या माना जाता है, मोस्ट कन्फर्मेटरी बायोकेमिकल मार्कर माना जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का। याद रखोगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड मोस्ट किसे माना जाता है, अल्फा फीटोप्रोटीन को। ठीक है,
बायोकेमिकल मार्कर, अगर मोस्ट कन्फर्मेटरी चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूएससी, क्या होगा? चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज दी यूएससी। आगे बस समझ में, यूएसजी में भी अर्लीस्ट 10th वीक्स और मोस्ट कन्फर्म 40th वीक्स। आगे समझ में, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, अपने दिमाग के अंदर अच्छे से याद रखना है। आगे समझ में, देखिए मैटरनल ब्लड सीरम इज एग्जामाइंड फॉर अल्फा फीटोप्रोटीन, मैटरनल ब्लड इज एग्जामाइंड फॉर मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन टू डिटेक्ट मेटाबॉलिज्म एरर, RH, इनकॉम्पेटिबिलिटी, हीमोफीलिया और स्पाइना बाइफिडा। क्या होगा? स्पाइना बाइफिडा होगा। क्या होगा? स्पाइना बाइफिडा होगा। क्लियर है? याद रहेगा ये, कहीं भी लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट अपन मोस्ट इंपोर्टेंट बात करेंगे, दैट इज दी डाउन सिंड्रोम। किसकी बात करेंगे? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखिए डाउन सिंड्रोम जनरली आपको पता है ये क्या है? क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। क्या है ये? क्रोमोसोमल डिफेक्ट। कैसा डिफेक्ट है? क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। तो इसका मतलब है ह्यूमन बीइंग के पास में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। 46 में से देखिएगा 44 कैसे होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और देखिएगा 2 क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। आगे समझ में, अब देखो अगर पेयर में बात करेंगे तो 22 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 22 पेयर होते हैं। ये 1 पेयर होता है। आगे समझ में, इसका मतलब है पेयर में बात करेंगे तो टोटल कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? इतनी सी बात क्लियर है आपके सबके अंदर। अब देखिएगा इसमें से जो 22 पेयर होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। इसका मतलब 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मतलब 2 में क्या होते हैं? X हो सकता है या फिर XY हो सकता है। आगे समझ में, जब X होगा तो ये किसमें प्रेजेंट होता है? फीमेल में। और XY होगा तो किसमें होता है? मेल में। होता है कि नहीं होता है? अब देखिएगा जब ये बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग की जो हर सेल होती है उसके पास में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। एक्सेप्ट गैमीट सेल्स। एक्सेप्ट गैमीट सेल। गैमीट सेल्स के अंदर कितने होते हैं? 23 होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे फीमेल गैमीट्स क्या होता है? oocyte, तो oocyte या ओवम उसके पास में कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो इन 23 को क्या बोलते हैं अपन? हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। हाफ हो गए। और अगर मेल गैमीट्स की बात करेंगे तो क्या होता है? स्पर्म कितने होते हैं? स्पर्म के अंदर 23 होते हैं। तो इसको भी क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। इसके अलावा सारी की सारी सेल होंगी उन पे कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो 46 होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आगे समझ में, अब इस तरीके से क्या होता है? नॉर्मली डेवलपमेंट होता है। अब क्या होगा? इस क्रोमोसोम्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है। डिफेक्ट आ जाता है तो कंडीशन क्या हो जाती है? क्या बोलेंगे? है डिफेक्ट होगा तो क्या बोलेंगे उसको? क्रोमोसोमल डिफेक्ट इज नोन एज एनुप्लॉइडी। क्या कहेंगे? फ्लोइडी। क्लियर? आगे बात समझ में, तो यानी इस तरीके से होगा। इनमें कुछ भी डिफेक्ट आ सकता है। अब इनके नंबर्स बढ़ सकते हैं, इनके नंबर्स घट सकते हैं। आगे समझ में, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एनुप्लॉइडी कहेंगे। क्या कहेंगे? एनुप्लॉइडी। देखिएगा एनुप्लॉइडी कितने टाइप्स का होगा? फिर 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन से होंगे? फर्स्ट वन होगा दैट इज दी ट्राइसोमी। सेकंड होगा दैट इज दी मोनोसोमी। क्या होगा? मोनोसोमी। क्लियर है? और थर्ड वन होगा दैट इज दी ट्रिप्लॉइड। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लॉइड। आगे बात समझ में,
कोई भी डिफेक्ट होगा एनुप्लॉइडी में फिर क्या हो सकता है, या तो नंबर्स बढ़ सकते हैं या नंबर्स क्या हो सकते हैं, घट सकते हैं, या फिर नंबर्स क्या हो सकते हैं, ट्रिपल। तो इसको बोलेंगे ट्रिप्लॉइडी। क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइडी। क्लियर होगी इतनी सी कहानी। अब देखिए ट्राइसोमी के अंदर क्या होगा, यानी नॉर्मली कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। ट्राइसोमी एक बढ़ जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे, 47 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। आ गया समझ में। मोनोसोमी के अंदर नॉर्मली कितने होते हैं, 46। एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 45 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो उसको मोनो कहेंगे। कम हो जाना, ट्रिपल मतलब ज्यादा हो जाना। ये होगा ट्रिप्लॉइडी। ट्रिप्लॉइडी में क्या हो जाएंगे क्रोमोसोम्स, हाँ, क्रोमोसोम नंबर 69 कितने हो जाएंगे, 69। 69 से क्या समझ आया, नहीं समझ आया। क्रोमोसोम्स नंबर 69 मतलब देखिएगा कितने होते हैं, 23 ट्रिपल इंटू 3 कितने हो गए, 69 हो गए कि नहीं हो गए, ट्रिपल हो गए। 23 पेयर थे, कितने हो गए, 69 हो गए। तो 69 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइडी कहते हैं। कन्फर्म हो गया ना। अब देखिएगा अपन आते हैं किस पर, ट्राइसोमी पर, क्योंकि डाउन सिंड्रोम किसका पार्ट है जो अपन स्टडी कर रहे हैं, ट्राइसोमी का। किसका है, ट्राइसोमी का। देखिएगा अब ये ट्राइसोमी अलग अलग क्रोमोसोम्स नंबर पर हो जाती है। जैसे ट्राइसोमी होगी किस पर, 21 नंबर क्रोमोसोम किस पर हो गई, 21 पर। क्या कहेंगे, वेरी गुड, क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। ये किस पर हो गई, 18 पर हो गई, एडवर्ड सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं कि नहीं कहते हैं। कितने पर हो गई ये, क्या बोलेंगे, ना पटाओ जी, ये क्या बोलेंगे, पटाओ सिंड्रोम। ठीक है ना। ये किस पर हो गई, 5th पे। किस हो गई, 5th पे। क्या बोलेंगे, क्राई टू चैट सिंड्रोम। ये मोस्ट कन्फर्म है जो देखने को मिलती है। आगे और समझ में। इसके अलावा जनरली हो जाती है कहीं पर भी, लेकिन क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो यहाँ से होते हैं। इसमें से पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी कहाँ पर देखने को मिलती है, किस पर मिलती है, मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, दैट इज द एडवर्ड सिंड्रोम। कहाँ पर मिलता है, ट्राइसोमी 18 पर। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्राइसोमी। क्लियर है। इसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन की बात करेंगे तो दैट इज दी डाउन सिंड्रोम होता है। कौन होता है, डाउन सिंड्रोम। क्लियर है कहानी। देखिए अब किसकी बात करेंगे अपन, मोनोसोमी की। मोनोसोमी में क्रोमोसोम्स क्या हुए हैं, कम हुए हैं। कम होंगे तो इसका मतलब देख लीजिए क्या बोल सकते हैं इनको, टर्नर सिंड्रोम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टर्नर सिंड्रोम। आगे समझ में। और बोला जाता है दैट इज दी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, फेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। हाँ देखो इनमें क्या होता है बता देते हैं। देखिएगा टर्नर सिंड्रोम होगा या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, या तो ऐसे याद रख लो, फिल्टर होकर के एक ज्यादा आ गया, क्या, एक्स क्रोमोसोम्स, तो इसका मतलब है क्लाइनफेल्टर। ठीक है ना। तो देखिएगा यानी कि फिल्टर होकर के आ गया है एक क्रोमोसोम्स, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये 46XXY, XXY। इसका मतलब क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 47 होंगे कि नहीं होंगे। कैरियोटाइप क्या बनेगा, 45 प्लस XXY। तो इसका मतलब बाई क्रोमोसोम्स आ रहा है, और जहां बाई क्रोमोसोम हो जाएगा मतलब लड़का है। ठीक है, लड़का बनना था लेकिन डिफॉल्ट हो गया एक एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से। तो इसका मतलब मोस्ट कॉमनली किसमें दिखेगा, ये मेल बेबी में। किसमें बनेगा, मेल बेबी में। एक्स क्रोमोसोम्स जबरदस्ती आ गया, एक डिफेक्ट कर दिया, बाकी XY लड़का बन रहा था, तो इसका मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्न होकर के कहीं चला जाता है, कौन, एक्स क्रोमोसोम चला जाता है। कौन सा चला जाता है, एक्स। इसमें क्या बनेगा, 45 ऐसे बनेगा। आगे सच में। तो इसका मतलब बन क्या रही थी, ये एक लड़की बन रही थी लेकिन बन नहीं पाई, क्योंकि क्या हो गया, एक एक्स क्रोमोसोम और चाहिए था उसको। तो इसमें कैसा ओवम बनता है फिर, ओवम। मैंने बताया था ओवम का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, होगा क्या,
भाई डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर फीमेल चाहिए, तो प्रॉपर ओवम नहीं बनेगा, तो कैसा ओवम बनेगा? स्ट्रीक ओवम। कैसा बनेगा? स्ट्रीक ओवम। तो इसका मतलब प्रॉपर नहीं बनता है। तो ये मोस्ट कॉमनली किसके देखने को मिलता है? फीमेल चाइल्ड के अंदर। आगे समझ में? ये मेल चाइल्ड के अंदर और ये फीमेल चाइल्ड के अंदर। अब देखिएगा ट्रिपलॉइडी में क्या होगा? क्रोमोसोम्स नंबर ट्रिपल हो जाएंगे, 69 हो जाएंगे। ये एनुप्लॉइडी की टाइप होते हैं। किसके होते हैं? एनुप्लॉइडी। देखो टर्नर सिंड्रोम में बात करेंगे तो एक एक्स क्रोमोसोम टर्न होकर के कहीं चला जाता है। तो जनरली डेवलप होने के लिए 46 होने चाहिए थे, जिसमें से 44 ये होते और एक एक्स होते, फीमेल बनता। लेकिन ये एक्स कहीं चला गया ये, और इसकी जगह क्या हो गया? 0। तो इस मतलब 0x बनेगा। तो एक एक्स कहीं टर्न होकर के चला गया, इसलिए क्या बन गया ये? 45 प्लस 0x। तो बन तो फीमेल रही थी, लेकिन प्रॉपर फीमेल बनेगी नहीं। तो इसका मतलब फीमेल चाइल्ड के अंदर देखने को मिलता है टर्नर सिंड्रोम। यही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। मेल चाइल्ड के अंदर मिलता है, दैट इज दी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आगे बात समझ में? वेरी गुड। देखिएगा अब करते हैं डाउन सिंड्रोम का इन्वेस्टिगेशन, स्क्रीनिंग। क्लियर? देखो जनरली ऐसा माना जाता है कि डाउन सिंड्रोम किसके अंदर मिलता है? अपन बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज दी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में एक होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, एक होगा कंफर्मेटरी टेस्ट। आगे समझ में? तो इन्वेस्टिगेशन में देखिएगा, एक करते हैं अपन स्क्रीनिंग। क्या करते हैं? स्क्रीनिंग। और एक होता है दैट इज दी कंफर्मेटरी टेस्ट। यानी कि ऐसा माना जाता है कि एक फीमेल है, इसका क्या है? मोर देन 13 ईयर्स ऑफ एज है। 13 ईयर्स ऑफ एज है। उसके बाद में वो क्या कंसीव कर रही है? प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है। आगे समझ में? उसके बाद में जब कंसीव करेगी तो उस फीमेल के अंदर चांस होते हैं इंक्रीज चांस ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की चांस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। आगे वो समझ में? इसलिए कहते हैं कि हमेशा फीमेल को 30 इयर्स के बाद में मोस्ट ऑफ डिफेक्ट मिलते, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स मिलते हैं। आगे समझ में? और देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है, आपको अच्छे से पता है। क्या मिलेगा डाउन सिंड्रोम के अंदर? इंक्रीज नकल ट्रांसल्यूएंसी, इंक्रीज नकल स्किन फोल्ड, डिक्रीज फीमर लेंथ, डिक्रीज ह्यूमरस लेंथ। ये सारी चीजें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती हैं? इनकी वजह से क्या होता है? माइंड का लेवल है वो भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। आगे समझ में? एनेन्सेफेली के बच्चे होते हैं, स्पाइनल बाइफिडा के होते हैं, ज्यादा सर्वाइव नहीं करते। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाले बच्चे ज्यादा सर्वाइव नहीं करते, ये भी ज्यादा सर्वाइव नहीं करते। ठीक है ना? अब देखिए किस तरीके से इसके बेस पर ही जो डाउन सिंड्रोम होते हैं, इन्हीं के बेस पर हम किसको देखते हैं? मेंटल रिटार्डेशन को देखते हैं। किसको देखते हैं? मेंटल रिटार्डेशन को। अब देखिएगा इसका मतलब है फीमेल को मोस्टली 30 ईयर से पहले क्या करना चाहिए? कंसीव करना चाहिए। ना ही बहुत ज़्यादा लेट, ना ही बहुत ज़्यादा जल्दी, नहीं तो कंजेनिटल डिफेक्ट है वो देखने को मिल जाते हैं। अब अपन किसकी बात करेंगे? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में जब स्क्रीनिंग की बात करेंगे तो स्क्रीनिंग इससे हो जाएगी, यूएसजी से। स्क्रीनिंग किससे हो जाएगा? यूएसजी से हो जाएगा। क्या वहां पर हमने यूएसजी को कंफर्मेटरी माना था क्योंकि वो क्या था? स्ट्रक्चरल डिफेक्ट था। लेकिन ये क्रोमोसोम्स का डिफेक्ट है, सेल का डिफेक्ट है। जब सेल के डिफेक्ट की बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, तो फिर क्या करेंगे? कंफर्मेटरी। वेरी गुड। क्या बताया था? वेरी गुड, कैरियोटाइप। मतलब हमें किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? क्रोमोसोम्स की स्टडी करनी पड़ेगी। किसकी करनी पड़ेगी? क्रोमोसोम्स की स्टडी करनी पड़ेगी। आगे बात समझ में? तो डाउन सिंड्रोम को इन्वेस्टिगेट के कंफर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? कैरियोटाइप करना पड़ेगा। और अगर स्क्रीनिंग करनी है तो फिर किससे पता चल जाएगा? यूएसजी से। किससे पता चल जाएगा? यूएसजी से। यूएसजी में क्या मिलेगा? फीमर लेंथ शॉर्ट मिलेगा, ह्यूमरस का लेंथ छोटा मिलेगा। आगे समझ में? दूसरा ट्रांसल्यूएंसी मोर देन 3 mm मिल जाएगी, स्किन फोल्ड मोर देन 5 mm मिल जाएगा। आगे समझ में? और चिन आगे की तरफ निकला हुआ मिलेगा, शॉर्ट स्टीचर बेबी होगा, तो क्राउन रैंप लेंथ से भी हमें पता चल जाएगा। तो इन सब चीज़ों से पता चल जाएगा। लेकिन कंफर्म किससे करेंगे? कैरियोटाइप स्टडी से। किससे करेंगे? कैरियोटाइप स्टडी से। आगे समझ में?
देखिए, जब कोई भी फीमेल हो, कौन हो, फीमेल केम इन द हॉस्पिटल फॉर चेकअप। अगर कोई भी फीमेल है चेकअप के लिए आता है हॉस्पिटल के अंदर, तो ये आपको कंफर्म करना है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए। किसकी, डाउन सिंड्रोम की। किसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, डाउन सिंड्रोम की। आ जाओ, डाउन सिंड्रोम का ये कंपलसरी है। डाउन सिंड्रोम का स्क्रीनिंग क्यों कंपलसरी है, क्योंकि इससे कई सारे बेबी क्या होते हैं, जन्म लेते हैं और उनका सर्वाइवल नहीं हो पाता है। इसकी वजह से मदर्स, फैमिली सारे सब कुछ क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो इसको हमने यूनिवर्सल स्क्रीनिंग में रखा है। किस में रखा है, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। जैसे HIV को हमने रखा है किसमें, ऑप्ट आउट में। डिपेंड करता है वो चाहे तो करवा ले या ना करवा। ऐसे कई सारे इन्वेस्टिगेशन, इम्यूनाइजेशन है ऐसे, ठीक है ना, जिनको क्या है उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ऑप्ट आउट नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है, मतलब ये होना ही चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, अब देखिएगा, जब फीमेल चेकअप के लिए आए तो हमने सबसे फर्स्ट क्या किया, स्क्रीनिंग की, जिसको हमने यूनिवर्सल स्क्रीनिंग बोला। अगर स्क्रीनिंग करने के बाद में क्या आया, पॉजिटिव आया, क्या आया, पॉजिटिव आया, ऐसा पता चला स्क्रीनिंग से कि क्या इसको डाउन सिंड्रोम है, तो फिर पॉजिटिव आने पर हमें क्या करना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करने हैं। क्या करने हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्लियर, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे तो देखिएगा, अगर किसी फीमेल को क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री है, क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डाउन सिंड्रोम, क्लियर है, तो उसके अंदर नो नीड ऑफ स्क्रीनिंग, नो नीड ऑफ स्क्रीनिंग। आगे बात समझ में, उसके अंदर सीधा क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। एक फीमेल हॉस्पिटल के अंदर ही आपको पता चला क्या है, वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी का पता चलते ही आपने क्या करना है, स्क्रीनिंग करनी है। दिस इज द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है। लेकिन एक फीमेल आया हॉस्पिटल के अंदर, उसने पहले से कह दिया कि मेरा बेबी पहले कैसा हुआ था, डाउन सिंड्रोम का बेबी था, एनुप्लॉइडी का बेबी था, तो इसका मतलब उसके अंदर स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करेंगे आप, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट। और डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर देखिएगा क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर हम करते हैं, दैट इज दी नो नीड ऑफ स्क्रीनिंग। ठीक है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है, या फिर किसमें हो सकता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में। किसमें हो सकता है, सेकंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा तो फिर क्या करेंगे, ड्यूल टेस्ट। क्या करेंगे, ड्यूल टेस्ट। और सेकंड में होगा तो ट्रिपल टेस्ट। क्या करते हैं, ट्रिपल टेस्ट। कहानी क्लियर हो गई। इसको अपन बोलेंगे दैट इज दी बायोकेमिकल टेस्ट। क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी होता है। अगर हमने फर्स्ट में भी कर दिया और सेकंड में भी कर दिया तो इसको फिर बोलेंगे इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग, सॉरी स्क्रीनिंग। हाँ, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्यूल टेस्ट कर दिया, सेकंड आया तो ट्रिपल टेस्ट कर दिया। आगे समझ में, तो फिर हमने दोनों में ये क्या किया, स्क्रीनिंग किया है। क्योंकि कंफर्मेशन तो किससे होगा, कैरियोटाइप से। किससे होगा, कैरियोटाइप से। तो बायोकेमिकल को स्क्रीनिंग में मानते हैं। तो फिर दोनों में ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर का अगर स्क्रीनिंग हुआ है तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए कहानी किसकी बात करेंगे अपन, ड्यूल टेस्ट और ट्रिपल टेस्ट की। आगे समझ में। अब देखिए ड्यूल टेस्ट किस में करते हैं, ये
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। किसमें करते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो इसमें असेस करते हैं, दैट इज दी एससीजी। किसको करते हैं? एससीजी। और नेक्स्ट करते हैं पप्पा को। किसको करते हैं? पप्पा। ठीक है, एससीजी का लेवल क्या मिलेगा? इंक्रीज मिलेगा। पप्पा का लेवल क्या मिलेगा? डिक्रीज मिलेगा। दिस इज दी ड्यूल टेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना, आने वाले टाइम में पूछा जाएगा। अब देखो H फॉर हाई, हाई से क्या हो गया? इंक्रीज। और पप्पा क्या होते हैं? प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। और ये क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं ये। अगर सच में क्या होते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। तो प्रॉपर डेवलपमेंट ना होने की वजह से क्या होते हैं? डिक्रीज लेवल मिलता है। ठीक है ना? इसके बाद किसकी बात करें? ट्रिपल टेस्ट। अब देखिए ट्रिपल टेस्ट की जब बात करेंगे तो ट्रिपल टेस्ट को किस में परफॉर्म करते हैं? इसको फर्स्ट में किया, इसको किस में करेंगे? सेकंड में। किस में करेंगे? सेकंड ट्राइमेस्टर में। ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट के अंदर क्या होता है? एससीजी, अल्फा पीटो प्रोटीन और वेरी गुड, एक और बताओ। हाँ, इनहिबिन होता है लेकिन ट्रिपल में नहीं होता है वो, भूल गए आप लोगों शायद। एस्ट्रोजन पढ़ा था तो अपने E1 E2 E3 पढ़ा था। मोस्ट स्पेसिफिक बताया था प्रेगनेंसी के अंदर स्टेरॉयल को बताया था कि नहीं बताया? तो E3 करते हैं। क्या करते हैं? E3। आगे समझ में? तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा? ट्रिपल टेस्ट के अंदर HCG बोलो, AFP अल्फा फीटो प्रोटीन, नेक्स्ट E3 एस्ट्रोजन और इनहिबिन ए। आगे समझ में? अब देखो मैंने आपको बताया, एक कहानी सुन लो। जब भी डाउन सिंड्रोम होगा तो सिर्फ 2 बायोकेमिकल मार्कर होंगे जो बढ़ेंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। 2 में से एक तो यही है, एससीजी हाई होगा, और एक इनहिबिन आई से इंक्रीज। आई से क्या होता है? इंक्रीज। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एच से क्या होता है? हाई, तो मतलब हाई होंगे। तो ये दोनों क्या होते हैं? इंक्रीज मिलते हैं। इसके अलावा जो भी मिल जाए सारे के सारे क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। ठीक है ना? तो देखिएगा, अगर बेबी किसका है? डाउन सिंड्रोम का है। किसका है? डाउन सिंड्रोम का है। डाउन सिंड्रोम का तो एससीजी क्या मिलेगा? इंक्रीज्ड। एएफबी क्या मिलेगा? डिक्रीज। E3 क्या मिलेगा? डिक्रीज। इनहिबिन क्या मिलेगा? इंक्रीज्ड। क्या मिलेगा? इंक्रीज्ड। तो इसका मतलब समझ जाएंगे क्या है ये? दिस इज द ट्रिपल टेस्ट। और प्लस कर दिया किसको? इनहिबिन को। तो दिस इज द क्वाड्रुपल टेस्ट। आगे समझ में? इनमें से डुअल टेस्ट है, ट्रिपल टेस्ट है, क्वाड्रुपल टेस्ट है। बेस्ट टेस्ट किसे माना जाता है? क्वाड्रुपल को। किसको माना जाता है? क्वाड्रुपल। दिस इज द बेस्ट टेस्ट फॉर डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग, बायोकेमिकल टेस्ट। क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं तो ज़्यादा कन्फर्मेशन होगा, तो इसका मतलब वो बेस्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर। ट्रिपल टेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? कैटरिंग टेस्ट या बर्ट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका अदर नेम आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। एक तो होता है बर्ट टेस्ट और इसी को बोलते हैं दूसरा नाम, दैट इज दी कैटरिंग टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट को ही बोला जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब जब बात करेंगे तो बेस्ट टाइम टू डू ट्रिपल टेस्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं, तो ये तो फिक्स है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का कुछ होगा नहीं। तो इसका बेस्ट टाइम क्या होता है? वही होता है 16 to 18 वीक्स। क्या होता है? 16 to 18 वीक्स। बेस्ट टाइम टू असेस नकल ट्रांसुलेंसी, अल्ट्रासाउंड में
डाउन सिंड्रोम को असेस कर रहे थे तो उसके लिए क्या होता है, बताया था, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को 10 वीक में जल्दी और उसमें 14 वीक में लेट। तो बेस्ट टाइम आपसे पूछेंगे तो 11 to 13 वीक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 to 13 वीक्स होगा फॉर नकल ट्रांसलेंसी, फॉर डाउन सिंड्रोम के असेसमेंट के लिए। तो 10 वीक में पहले है, 14 वीक में ज़्यादा है, तो बीच वाला क्या हो गया, बेस्ट टाइम हो गया, दैट इज द 11 to 13 वीक्स है। और ये क्या होगा, ट्रिपल टेस्ट का हो गया बेस्ट टाइम। किसका हो गया, ट्रिपल टेस्ट का। और क्वाड्रुपल अगर करना है तो इनहिबिन को इनके अंदर क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है। आगे समझ में। और दिस इज द मोर रिलायबल ट्रिपल देन ट्रिपल टेस्ट। होता है कि नहीं होता है। आगे बढ़े। अब देखिएगा ये क्या हो गए, सारे के सारे स्क्रीनिंग हो गए। स्क्रीनिंग करने के बाद में हमने बोला था सीधा क्या करना है, डायग्नोस करना है। डायग्नोस करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, यूएसजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यूएसजी। यूएसजी में सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। इसका मतलब है स्क्रीनिंग कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। सब जगह से स्क्रीनिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, सेकंड ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग क्या मिल गई हमें, पॉजिटिव मिल गई। तो मैंने बोला था जब स्क्रीनिंग क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी, तो फिर आपने क्या करना है, कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है। क्या करना है, कन्फर्मेटरी। जब कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करेंगे तो इसको मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, फिर कैरियोटाइप करेंगे। क्या करेंगे, कैरियोटाइप करेंगे। मतलब सीधा का सीधा स्टडी करेंगे क्रोमोसोम्स की। किसकी, क्रोमोसोम्स की स्टडी। आगे समझ में। अब देखिए जब क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए, फिर फीटल सेल्स। भाई फीटल्स की क्रोमोसोम्स को देखेंगे तो फीटल सेल चाहिए, तो इसके लिए क्या चाहिए, फिर फीटल सेल्स। और फीटल सेल्स कैसी होनी चाहिए, वेबल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, जिंदे, वाइबल। आगे समझ में। तो इसका मतलब है फीटल सेल्स की स्टडी करेंगे तो वो कैरियोटाइप होता है और इसके अंदर क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं। किसकी करते हैं, क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स असेस करने के लिए फीटल सेल, और फीटल सेल कहाँ से ले सकते हैं हम, स्किन से ले सकते हैं। इसका मतलब कोरियोनिक ब्लाई सैंपलिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, एमनियोसेंटेसिस, और कहां से ले सकते हैं, कोडोसेंटेसिस। क्लियर आगे समझ में। तो इसका मतलब है यहां से हमें क्या लेना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगी, फीटल सेल मिलेगी। क्या मिलेगी, फीटल सेल मिलेगी। और फीटल सेल मिलेगी तभी हम क्या कर पाएंगे, कैरियोटाइप कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, कैरियोटाइप कर पाएंगे। आगे समझ में। तो इसका मतलब अब हमें स्टडी करनी पड़ेगी किसकी, वेरी गुड, क्रोमोसोम्स की। इसका मतलब अब हमें स्टडी करनी पड़ेगी सैंपल कलेक्शन की। किसकी, सैंपल कलेक्शन। तो सबसे फर्स्ट करेंगे कोरियोनिक ब्लाई सैंपलिंग, इसके बाद करेंगे एमनियोसेंटेसिस, और इसके बाद करेंगे नेक्स्ट दैट इज दी कोडोसेंटेसिस। आगे समझ में। जैसे जैसे कहाँ बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। कैसे कैसे बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे इंक्रीज फीटल मोर्टेलिटी। वैसे वैसे क्या होगा, फीटल मोर्टेलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। आगे समझ में नहीं आया, आ गया, वेरी गुड। क्या है समझे, बताइए। हाँ, इसका मतलब देखिएगा सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट किस में होती है, कोडोसेंटेसिस में। किस में रहेगी, कोडोसेंटेसिस। कोडोसेंटेसिस मतलब हाँ, अम्लाइकल कोड से, अम्लाइकल वेन से क्या करना, सैंपल कलेक्ट करना। क्या करना, सैंपल कलेक्ट करना। इसमें जो मोर्टेलिटी रहती है वो होती है 3:100। आगे से 100, मतलब 3 मदर के साथ ऐसा करते हैं, फीटस के साथ ऐसा करते हैं तो 3 की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो सबसे ज्यादा है। लेकिन जब बात करें किसकी, कोरियोनिक ब्लाई सैंपलिंग की, तो ये भी डेंजरस है। ये होती है 1:100, मतलब 100 में से 1 की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ऐसा देखा गया है। लेकिन सबसे कम जो होगा वो कौन सा होगा, एमनियोसेंटेसिस का होगा। किसका होगा, एमनियोस। ये होता है 1:300, 1:300। आगे समझ में। तो यानी कि
इसके लिए फिर हमने एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक ब्लाइट सैंपलिंग और कोडोसेंटेसिस, लेकिन ये मैंने लिखा है कि सबसे पहले कौन सा करते हैं अपन, सीवीएस करते हैं, कोरियोनिक ब्लाइट सैंपलिंग, उसके बाद में एमनियोसेंटेसिस, उसके बाद में करेंगे कोडोसेंटेसिस। कोडोसेंटेसिस को मोस्ट ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं क्योंकि इसमें क्या है, मोर्टेलिटी ज़्यादा है। तो सिर्फ कोडोसेंटेसिस को तब करेंगे जब हमें किसको असेस करना पड़ेगा, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी को, हीमोग्लोबिन को असेस करना होगा, फिटस की हीमोग्लोबिन को लेना होगा, तब जा करके हम किसको करेंगे, कोडोसेंटेसिस को करेंगे। बाकी मोस्ट ऑफ अपन क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस करते हैं। क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस। आगे बस समझ में, वेरी गुड। आगे बढ़े, देखिए किस पे करते हैं, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। कोरियोनिक ब्लाइट सैंपलिंग, जब कोरियोनिक ब्लाइट सैंपलिंग करेंगे तो आपको पता है सैंपल कहां से लेंगे, ये कोरियोनिक ब्लाइट से। किससे लेंगे, कोरियोनिक ब्लाइट किसका पार्ट है, फीटस का पार्ट है। किसका है, फीटस का पार्ट। होता है कि नहीं होता है। टेस्ट टू बी डन आफ्टर 10 वीक्स। टेस्ट टाइम क्या होगा, सबसे पहले यही होता है कोरियोनिक ब्लाइट सैंपलिंग, लेकिन ये भी कब होगा, आफ्टर 10 वीक होगा। आगे समझ में, तो ये लिख लेना, सैंपल कहाँ से लेंगे, कोरियोनिक ब्लाइट से। कब लेंगे, 10 वीक या उससे बाद, ठीक है, 10 या उसके बाद में देख लेंगे। इसको कहेंगे बेस्ट टाइम। देखिए अगर बेस्ट टाइम लेना है तो आपने फिर आ जाना पड़ेगा जहाँ पर अपन यूएसजी कर रहे थे, दैट इज द 11 to 13 वीक्स बेस्ट टाइम। अगर ओनली टाइम पूछा है तो 10 वीक के बाद ले सकते हैं। 10 वीक के बाद इसका मतलब फिर कब लेना है, बेस्टली 11 to 13 वीक्स पर लेना है। कब लेना है, 11 to 13 वीक्स लेना है। और अगर कुछ भी ना हो तो फिर किस में लेना है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेना है। किस में लेना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्लियर होगी इतनी कहानी। इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्रोमोसोम का पता लगाने के लिए सर। हाँ ये तो है, क्रोमोसोम्स का सिंगल सेल का बताएगा, वो सारे के सारे सिंगल सेल ही बताएंगे, इसमें से कुछ भी जब कैरियोटाइप करेंगे। एडवांटेज इन तीनों टेस्टों में अगर देखते हैं तो इसकी एडवांटेज है अर्ली रिजल्ट देता है। क्या देता है, 1 से 2 दिन में रिजल्ट दे देता है। अर्ली रिजल्ट मतलब 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा कैरियोटाइप का स्टडी करके। आगे समझ में, इससे जल्दी कोई भी नहीं देता। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो फीटस की उससे लेना है कोरियोनिक ब्लाइट, इसलिए हाँ अबॉर्शन होने के चांस रहते हैं। किसके रहते हैं, अबॉर्शन या डेथ। 1 in कितना था, 100। आगे 1 in 100, ये इसकी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, अर्ली रिजल्ट देगा, 24 to 48, 1 से 2 दिन में रिजल्ट दे देगा। बेस्ट टाइम रहेगा इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि 11 to 13 वीक्स या फिर 12 वीक्स याद रखिएगा। आगे समझो 12 वीक्स पर ले लेंगे। लेकिन अर्लीस्ट कब ले सकते हैं, अर्ली 10 वीक्स पर। कब ले सकते हैं, 10 वीक पर। क्लियर है, किसी तरीके से अर्ली सैंपल 10 वीक पर, बेस्ट टाइम सैंपल का 12 वीक्स। आगे बढ़े, देखिए अब किसकी बात करेंगे अपन, एमनियोसेंटेसिस। किसकी बात करेंगे, एमनियोसेंटेसिस की बात करते हैं तो आपको सब पता है सैंपल कहाँ से लेते हैं इसका, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। क्या लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड से लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आगे समझ में, देखिएगा बेस्ट टाइम या टाइम की बात करेंगे, अर्लीस्ट कब ले सकते हैं इसको, 12 to 14 वीक्स पर ले सकते हैं। आगे समझ में, जब कितना होगा, 50 ml होगा। कितना होगा, 50 ml होगा। लेकिन फिर भी बेस्ट टाइम लेना है तो कब लेंगे, ये 16 वीक्स पर। कब लेते हैं, 16 वीक। इसका मतलब है इसको कब ले रहे हैं अपन, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। किस में ले रहे हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर कलेक्ट कर रहे हैं।
आगे समझ में? सेकंड ट्राइमेस्टर है, आगे समझ में? अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में तो आपको पता है मोस्ट ऑफ चीज़ें 16 to 18 वीक्स पर आती है। किस पर आती हैं? अगर एक ही पूछा जाए तो आप 16 वीक्स याद रखना, और अगर ऐसे पूछेंगे 16 to 18 वीक्स से बेस्ट टाइम होगा। अगर तीन ये सारे दिए होंगे, सारे कैसे दिए होंगे? मतलब ये सारा टाइम, मतलब बेस्ट टाइम पूछा होगा और 12 to 12 दे दिया, 16 दे दिया, 18 दे दिया, ऐसे तो फिर आपने 16 सेलेक्ट करना है। आगे समझ में? अर्ली के लिए 12 सेलेक्ट करना है, आगे समझ में? और अगर रेंज में देगा तो ऐसे देगा 12 to 14, 60 to 18, तो फिर बेस्ट टाइम के लिए ये करना है, अर्ली के लिए ये करना है। आगे समझ में? 14 वाला क्लियर है? आगे समझ में? वेरी गुड। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट एडवांटेज क्या रहेगा। एडवांटेज की बात करते हैं, लेस मोर्टेलिटी रेट। वेरी गुड। लेस मोर्टेलिटी रेट है, क्या है ये? लेस। जो वहां पर डिसएडवांटेज थी वो यहाँ पर क्या हो गई? एडवांटेज होगी। लेस मोर्टेलिटी मतलब 1 in 300। वेरी गुड, 1 in 300, 300 में से एक कोड मिल रही थी। तो ये डिसएडवांटेज क्या रहेगी जो उसकी एडवांटेज थी? हाँ, लेट टेस्ट, लेट रिजल्ट। ये लो, रिजल्ट लेट आएगा। और रिजल्ट कितने दिन में आता है? 5 से 6 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं? 5 to 6 days, या फिर 7 to 10 days मान लीजिए मैक्सिमम। इतने दिन में क्या देता है ये? रिजल्ट दे पाता है। कि इसकी क्या हो गई? डिसएडवांटेज हो गई। आगे समझ में? रिजल्ट लेट आएगा, ठीक है। लेकिन एक एडवांटेज और होगी इसकी, किसको किसके लिए चेक कर लेंगे साथ साथ में? लंग्स मैच्योरिटी के लिए। किसके लिए? लंग्स मैच्योरिटी है, लेकिन उसके लिए 24 वीक के बाद में सैंपल लेना पड़ेगा। आगे बात समझ में? ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? सैंपल हमें 32 वीक के बाद लेना पड़ेगा। 32 वीक के बाद में जब लेट लंग एमनियोटिक फ्लूइड सैंपलिंग की एमनियोसेंटेसिस करते हैं तो ये तो लंग्स मैच्योरिटी को बताता है, इन्फेक्शन को बता देता है, और किसको बता देता है? पॉलीहाइड्रोमिनस के ट्रीटमेंट को भी बता सकता है। किसको बताता है? पॉलीहाइड्रोमिनस के ट्रीटमेंट को यूज कर सकते हैं लेट में। लेकिन अर्ली करना है, सेकेंड टाइम करना है, तो फिर किसके लिए करना पड़ेगा? वो एमनियोसेंटेसिस किसके लिए करेंगे? किसके लिए करेंगे? कैरियोटाइप के लिए। किसी के लेंगे? कैरियोटाइप, सिंपल सेल। और कैरियोटाइप किसके लिए कर रहे हैं? क्रोमोसोम्स के लिए। क्रोमोसोम्स मतलब डाउन सिंड्रोम के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? डाउन सिंड्रोम। क्या आ गया इस बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज दी कोडोसेंटेसिस। किसकी बात करेंगे? कोडोसेंटेसिस की। सेंटेसिस, कोडोसेंटेसिस में सैंपल कहाँ से लिया जाता है? अम्लाइकल वैन से। किससे लेते हैं? अम्लाइकल वैन से और अम्लाइकल कोड से। अम्लाइकल वैन के अंदर किसका ब्लड होता है? फीटस का ब्लड होता है। किसका होता है? फीटस का ब्लड है। आगे समझ में? तो जब फीटस का ब्लड होगा इसके अंदर, तो इसका मतलब फीटस की सेल होगी, तो सेल की क्या कर सकते हैं अपन? स्टडी करते हैं। तो देखिए, जब फीटस की सेल लेनी है तो हम एमनियोटिक फ्लूइड से लेंगे ना, इससे क्यों लेंगे? समझ रहे बात को भाई? एमनियोटिक फ्लूइड से लेंगे, कोरियोनिक ब्लाइट सैंपलिंग ले लेंगे, डायरेक्ट फीटस के कोड को क्यों छेड़ना? वहां से ब्लीडिंग हो जाएगी, सारा कोड बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसको जनरली नॉट यूज फॉर डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग। डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग यूज फॉर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, क्योंकि ब्लड वो मिलेगा, वो वेन में ही मिलेगा फीटस का। आगे समझ में? तो इसका मतलब है जब ब्लड लेना है तो फिर हीमोग्लोबिन को असेस करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन की स्टडी करने के लिए किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? RBC की। तो RBC की स्टडी करने के लिए फिर हमें क्या लेना पड़ता है? कोडोसेंटेसिस लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? कोडोसेंटेसिस। बस इतनी सी कहानी रखिए, क्योंकि इसको जनरली परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है 3 in 100। मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा 3 in 100। आगे बस समझ में इतनी सी? वेरी गुड। अब देखिएगा, इतनी सी चीज़ याद रख लेना।
जो भी कैरियोटाइप होंगे सिंगल सेल की स्टडी करेगी, सिंगल सेल की क्या करनी है, स्टडी करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरियोटाइप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैरियोटाइप, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को नहीं बताता है, सिर्फ सेल के डिफेक्ट को बताता है। जब स्ट्रक्चरल के डिफेक्ट को पता लगाना होगा तो फिर वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यूएसजी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यूएसजी। आगे समझ में, समझे बात को। जैसे एनेंसिपेली की बात कर ली तो वहां पर कैसे बताएगा सिंगल सेल की स्टडी, भाई सिंगल सेल से क्या पता चलेगा, स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा ना। तो हाँ, तो उसके लिए फिर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए हमें यूएसजी करना पड़ेगा, और सिंगल सेल स्टडी के लिए, किसके लिए, सेल स्टडी के लिए, क्रोमोसोम्स का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैरियोटाइप करना पड़ेगा। आगे वो समझ में, ये इस तरीके से इनको कन्फर्मेटरी माना है हमने। सिंगल सेल के लिए सर कैरियोटाइप हो गया, कैरियोटाइप हो गया, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जैसे एनेंसिपेली हो गया, स्पाइना बाइफिडा हो गया, ड्यूडेनल अट्रेसिया हो गया, जो हमने देखे थे अभी, उन सब के लिए क्या करेंगे, इसोफेजियल अट्रेसिया हो गया, हार्ट डिफेक्ट हो गया, हिप डिसलोकेशन वगैरह हो गया, तो ये सब किससे पता चलेंगे, यूएसजी से। और यूएसजी में किससे पता चलेंगे, मोस्ट कन्फर्म टीफा, किससे पता चलेंगे, टीफा से, यानी लेवल 2 से। किससे चलते हैं, लेवल 2 से। ये सारे कुछ कहानी खत्म होती है। इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे, दैट इज दी प्रेगनेंसी। क्या स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल प्रेगनेंसी। ओके, थैंक यू।